बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर नवीद अवान। आज मैं जिस केस का आपके साथ ज़िक्र करूंगा ये एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर का केस है। मेरे पास पेशेंट कंप्लेन लेके आई स्टोमक अल्सर की और शदीद किस्म की सर दर्द की। पेशेंट अपनी हिस्ट्री बताती है कि मैं जो कुछ भी खाती हूँ मेरे मैदे में दर्द शुरू हो जाता है और 15-20 साल से ये तकलीफ़ें चल रही हैं। सर दर्द होता है तो साथ उल्टी भी होती है और तबीयत ऐसी लगती है जैसे सर चकरा रहा है। तो जैसे ही सर दर्द होता है तो मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है और मैं लगातार पैनाडोल खा रही हूँ। भूख नहीं लगती, कोई भी चीज़ खाने को दिल नहीं करता, कुछ अच्छा नहीं लगता। यहाँ तक कि अगर मैं खुश रोटी भी खाती हूँ पानी के साथ तब भी मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। मुझे नींद नहीं आती और मुझे ऐसे लगता है कि मेरी आँखों में इतना दर्द होता है जैसे ये आँखें कभी बंद ही नहीं हुई। मेरा सर, मेरा मुँह, चेहरा, ये सब चीज़ें सूज जाती हैं। अंग्रेज़ी दवाई सूट नहीं करती। मुझे लगता है कि पहले जो मैं 20 साल पहले कुछ दवाइयाँ खाती रही हूँ किसी और मकसद के लिए, उन दवाइयों ने मुझे ख़राब कर दी है और उन्होंने मेरे मैदे को तबाह कर दिया है। तो उसके बाद मैंने से पूछा, मैंने कहा जब सर दर्द होता है क्या करती हूँ? कहती मैं पैनाडोल खाती हूँ। जैसे ही सर दर्द हुआ पैनाडोल खा ली। मैंने कहा किसी डॉक्टर ने बताया? कहते नहीं, ये खुद मैं अपने तौर पे इस्तेमाल कर रही हूँ। कहते एक दफ़ा मेरे भाई ने कहा कि डिस्प्रिन खा लो, तो वो मैंने डिस्प्रिन खाना शुरू कर दी, लेकिन उससे मुझे ख़राब किया है। तो अब जब भी सर दर्द होता है मैं पैनाडोल खा लेती हूँ। इसके बाद मैं नेक्स्ट उससे पूछा कि किसी बात से खौफ आता है? कहती डॉक्टर खौफ किसी बात का नहीं आता, लेकिन मैं छोटी छोटी बातों की टेंशन लेती हूँ और जब टेंशन लेती हूँ फिर मुझे रोना आ जाता है। मैंने कहा किस बात की टेंशन लेती हो? कहती जब किसी को मैं तकलीफ़ में देखती हूँ, दर्द में देखती हूँ, तो या किसी के साथ में देखती हूँ कि कोई नाइंसाफ़ी हो गई है तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, मैं परेशान हो जाती हूँ, मुझे रोना आ जाता है। मैंने कहा ज़रा इसकी बात की वजाहत करो, कैसे? कहती जैसे मेरे बेटा है उसको पेट में दर्द हुआ, तो जब मैंने उससे पूछा क्या हुआ, कहते पेट में दर्द हुआ, मुझे रोना आ गया। तो कुछ देर के बाद उसका पेट का दर्द ठीक हो गया। तो वो कहता है कि अम्मी मेरा तो पेट का दर्द ठीक हो गया, आप क्यों रो रही हैं? लेकिन मैं लगातार रोई जा रही थी, तुमने फ़लाँ चीज़ क्यों खाई है, तुम्हें क्यों तकलीफ़ हो गई है, मुझे इस बात पर रोना आ रहा था। कहते हैं मेरी सास है उसकी टांग डैमेज हुई और अभी उसकी टांग काफ़ी बेहतर भी हो गई है, लेकिन फिर भी उसको देख कर मैं रोती रहती हूँ। मैं सोचती रहती हूँ उसको कितनी तकलीफ़ होती होगी, ये कितनी तकलीफ़ में है, इस बात को देख मुझे रोना आ जाता है। अच्छा, मैंने कहा इसके अलावा और मुझे वजाहत करो, और किस बात पे रोना आता है, क्यों ऐसा हुआ तुम्हारे साथ? कहती बचपन में मेरे वालिदैन बीमार थे और उनकी कंडीशन को देख के मैं रोती रहती थी कि ये लोग कितनी तकलीफ़ में हैं। मैंने कहा जब तबीयत ख़राब होती है क्या करती हो? कहती है रेस्ट करती हूँ। और टेंशन किस बात की लेती हो? अपनी टेंशन ज़्यादा लेती हो या दूसरों की? कहती दूसरों की टेंशन ज़्यादा लेती हूँ, मेरे पे तो अल्लाह का करम है, किसी चीज़ की मेरे पास कमी नहीं है, सब कुछ है अल्लाह का दिया हुआ मेरे पास, लेकिन मैं दूसरों की टेंशन लेती हूँ। जब दूसरों को तकलीफ़ में देखती हूँ तो मुझे टेंशन हो जाती है, मुझे रोना आ जाता है। टोटल ये केस था। एक चीज़ मैं और भी ऐड कर दूँ कि जब पेशेंट मेरे पास आई तो पूरी हिस्ट्री के दौरान, केस टेकिंग के दौरान पेशेंट इस तरह करके बैठी हुई थी, ये देखिएगा, ये उसका अंदाज़ था और इस तरह मुझे अपनी सारी वो हिस्ट्री दे रही थी। तो ये एक ऑब्जर्वेटरी रूब्रिक है। जब हम सॉफ्टवेयर में देखते हैं, रेपर्टरी में देखते हैं, तो वहाँ पे एक रूब्रिक आती है जेस्चर मेक्स हैंड इनवॉलंटरी मोशन ऑफ हेड टू, यानी अपने हाथों को उसने हेड पे ऐसे रखा हुआ है। ये एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ऑब्जर्वेटरी रूब्रिक है। तो फर्स्ट रूब्रिक मैंने इसकी ये ली थी। इसके अंदर मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँ कि इसके अंदर 8 मेडिसिन्स हैं इस रूब्रिक के अंदर, जिसमें आर्सेनिक है, क्रिकेरिया फास है, कार्सिनोसिन है, उसके बाद फास्फोरस आ जाती है, प्लम्बम है, स्कैंड्रियम है और स्ट्रोमोनियम और वेरेटम अल्बम। ये 8 मेडिसिन इसके अंदर पाई जाती हैं। तो एक्चुअल जो केस था वो एक सिंगल रूब्रिक का केस था, माइंड वीपिंग हर्ट सीइंग अदर्स। जब दूसरों को तकलीफ़ में देखती है तो रोना शुरू कर देती है। इसमें सिंगल एक ही मेडिसिन है कार्सिनोसिन, सेंथिस रेपर्टरी में भी, और उसके बाद दूसरी जो कंप्लीट डायनेमिक्स है या कंप्लीट रेपर्टरी है, दोनों में सिंगल एक ही मेडिसिन पड़ी है। तो इसके केस में ये एक प्रॉपर सिम्टम था, क्लियर कट उसका एक सिम्टम था, जिसमें वो कहती है कि मैं दूसरों को तकलीफ़ में देख के रोना शुरू कर देती हूँ। वीपिंग हर्ट सीइंग अदर्स, ये क्लियर रूब्रिक थी। इसके बाद बाकी इसके साथ जो रूब्रिक्स अप्लाई हुई, रेस्ट डिज़ायर फॉर, एंग्जाइटी अदर्स फॉर, तो इसकी मेडिसिन सेलेक्ट हुई कार्सिनोसिन। मेरे पास लो पोटेंसी नहीं पड़ी हुई थी, मैंने इसको कार्सिनोसिन 200 दी कि एक डोज आज ले लो,
एक नेक्स्ट डे छोड़ के उसके बाद नेक्स्ट एक और अल्टरनेट डेज पे एक डोज एक और रिपीट कर लो। तो एक हफ्ते के बाद जो उसका फॉलोअप आया, वो कहती है डॉक्टर मेरे जो घुटने में दर्द होते थे वो भी बेहतर हो गए, मेरे मैदे की तकलीफ़ चली गई, अब मुझे किसी किस्म का सर दर्द नहीं होता और मैं बड़ी पुरसकून नींद सो रही हूँ। अभी तक वो मेरी पेशेंट है और साथ साथ फॉलोअप में चल रही है। तो बताने का मकसद ये था कि होम्योपैथिक मेडिसिन इतनी क्विक काम करती हैं। सिर्फ ये है कि आपको एग्जैक्ट मेडिसिन सेलेक्ट करनी होती है, पेशेंट की प्रॉपर केस टेकिंग लेनी होती है, उसकी प्रॉपर हिस्ट्री लेनी होती है कि आखिर उसकी लाइफ में क्या इश्यूज़ आते हैं। अब देखें, अगर हम इस कार्सिनोसिन को देखें तो कहाँ कार्सिनोसिन, कहाँ उसके स्टोमक इशू, कहाँ उसके हेडेक और कहाँ पे उसके जॉइंट्स पे। तो ये होम्योपैथी की खूबसूरती है कि जब इसमें मेडिसिन सेलेक्ट होती है तो ये बहुत क्विक रिज़ल्ट देती है। आगे हम चलते हैं, इस मेडिसिन के कुछ मैं मज़ीद आपको इसकी व्यूज़ बताता हूँ कि ये मेडिसिन कैसी है। जब हम कहते हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, तो एंग्जाइटी और डिसऑर्डर्स इस मेडिसिन की हिस्ट्री में 1-2 दिन की बात नहीं होती, ये 10, 15, 20 साल की बात होती है। कार्सिनोसिन की अगर हिस्ट्री देखें तो इसमें प्रोलॉन्ग हिस्ट्री है, प्रोलॉन्ग हिस्ट्री। जैसे पहले उसकी अगर प्रोलॉन्ग हिस्ट्री अगर हम देखें तो प्रोलॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अनहैप्पीनेस, एलिमेंट्स फ्रॉम अनहैप्पीनेस ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर पीपल्स, यानी दूसरे लोगों की वजह से इसको कभी भी खुशी नहीं मिलती, और जब खुशी नहीं मिलती तो इसके अंदर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद प्रोलॉन्ग हिस्ट्री ऑफ डोमिनेशन है। डोमिनेशन पेरेंट्स की हो सकती है, हार्श अपब्रिंगिंग हो सकती है, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसमें यह है कि टोटल जो डोमिनेशन हिस्ट्री आ रही होती है वो चाहे पेरेंट्स की हो, चाहे वो किसी और की हो, चाहे वो हस्बैंड की हो, तो ये दूसरों के अंडर पेशेंट्स आ रहे होते हैं और उस डोमिनेशन की वजह से इनके अंदर प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। इसके बाद आती है प्रोलॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन, कुछ हो ना जाए, मसलन जैसे घर में कुछ गलत हो गया, अब इसको डर लग जाता है कि मुझे हस्बैंड कुछ ना कह दे, अब्बू कुछ ना कह दें, मुझे डांटेंगे। अगर किसी ऑफिस में ये काम कर रहे हैं तो वहाँ पे मुझे डर होता है कि मेरा कहीं बॉस मुझे बुरा भला ना कहे। ये एंटिसिपेशन ही इनके अंदर प्रॉब्लम्स लेके आती है। तो ये प्रोलॉन्ग, यानी 1-2 दिन की बात नहीं होती, इनके अंदर प्रोलॉन्ग हिस्ट्री होती है, लंबी अरसे की हिस्ट्री होती है। इसके बाद इनके ऊपर पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशन होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। यानी एक्सपेक्टेशन का मतलब ये हुआ कि पेरेंट्स इन्हें कहते हैं कि तुमने डॉक्टर बनना है, तुमने इंजीनियर बनना है, तुमने CSS करना है, यानी बहुत ज़्यादा वो अपने बच्चों से ना वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, और इसी वजह से उनके जो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती कर रहे होते हैं कि तुम ज़्यादा पढ़ो। इनको फ्री नहीं बैठने देते, हर वक्त कहते हैं तुम पढ़ते रहो ताकि तुम्हारे जो अच्छे मार्क्स आएँ, तुम डॉक्टर बनो, मैं चाहता हूँ कि तुम डॉक्टर या इंजीनियर बनो। तो इस वजह से इन पेशेंट्स के अंदर ये प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम इनकी हिस्ट्री देखें इस कार्सिनोसिन की, तो ये बहुत ही पोलाइट होते हैं, बड़े नरम मिजाज होते हैं, बड़ी शाइस्तगी से बात करते हैं। इनके अंदर क्वालिटी होती है प्लीजिंग डिज़ायर टू प्लीज़ अदर पेरेंट्स, यानी इनकी ख्वाहिश होती है कि दूसरों को खुश रखते हैं, दूसरों को, चाहे वो पेरेंट्स हैं, दूसरे हैं, इनको हमेशा खुश रखते हैं, नाराज़ नहीं करते, बहुत रिस्पॉन्सिव होते हैं। अगर आपने इनसे कोई काम कहा कि ये काम कर दो तो फ़ौरन ये काम कर देते हैं। हारमोनी डिज़ायर, ये कहते हैं सब मिलजुल के रहें। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है कि इसके अंदर इतनी डोमिनेशंस है, इसके अंदर इतनी ह्यूमिलेशन इसकी होती है, इसके अंदर इतना एंगर होता है, लेकिन सारी चीज़ें उसके अंदर सप्रेस होती रहती हैं। ये किसी के साथ जिक्र नहीं करती। जैसे हस्बैंड अगर इसके साथ ज़्यादती कर रहा है तो ये अपने घर वालों को नहीं बताएगी। बॉस अगर इनके साथ सख्ती कर रहा है तो ये किसी और को नहीं बताएगा। उसकी वजह क्या है कि ताकि ताल्लुकात ख़राब ना हो, जैसे हस्बैंड और मेरे माँ बाप के ताल्लुकात ना ख़राब हो, मेरे बहन भाइयों के ताल्लुकात ना ख़राब हों। अच्छा, इसके अलावा मेरे बच्चे जो है ना वो खुश रहें, कहीं मेरी लाइफ के अंदर कुछ और प्रॉब्लम्स ना आ जाएं, इसलिए वो किसी को साथ अपनी बातें किसी के साथ शेयर नहीं करते, उनको बताते नहीं हैं, ताकि हमारा ख़ानदान जो है वो खुशी खुशी रहे। ये चीज़ों को सप्रेस करती रहती है सप्रेस, और इसकी वजह से एलिमेंट्स फ्रॉम सप्रेस मेंटली जब ये बहुत ज़्यादा सप्रेस होती है तो इसके अंदर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं, इसके अंदर डिसऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें जैसे मैंने एंग्जाइटी डिसऑर्डर का जिक्र किया, बाइपोलर डिसऑर्डर्स होते हैं, शिज़ोफ्रेनिया पैरानॉइड होता है, शिज़ोफ्रेनिया कैटाटोनिया है। ये किसी नेक्स्ट लेक्चर में मैं इन तीनों को डिफ्रेंशिएट करूँगा कि शिज़ोफ्रेनिया, पैरानॉइड, कैटाटोनिया, ये शिज़ोफ्रेनिया, इन तीनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है। इसके अलावा ये म्यूज़िक लव, इसको म्यूज़िक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, गार्डनिंग से प्यार होता है, बागबानी का इसको शौक़ होता है, नेचर से इसे बहुत ज़्यादा प्यार है, अपनी फैमिली से ये बहुत ज़्यादा प्यार करती है, यानी बहुत ही लविंग नेचर, बहुत ही ज़बरदस्त ये मेडिसिन होती है।
فیملی اورینٹڈ ہوتی ہے، پورا اپنا جو فوکس ہوتا ہے اس کا اپنی فیملی کے اوپر ہوتا ہے، اپنے گھر والوں کے اوپر ہوتا ہے، بہت زیادہ ان سے پیار کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی میڈیسن کی یہ نیچر بھی ہے کہ یہ بہت نفاست پسند ہوتے ہیں، فاسٹیڈیس ہوتے ہیں، ڈیزیز ان فاسٹیڈیس ورک ان، اپنے کام کے اندر بہت نفاست پسند ہوتی ہے، کلینس مانی ہوتا ہے، ہر وقت یہ صفائی کا اس کو شوق ہوتا ہے۔ افیکشن، جرننگ فار افیکشن، اسے پیار چاہیے ہوتا ہے، یہ ہر وقت لوگوں کے اندر سے پیار محبت ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہ مجھے پیار یا محبت ملے، دوسروں کی طرف سے خلوص ملے۔ تو اس کے علاوہ اس کے اندر ایک اور بھی اس میں آتا ہے ایلمنٹس فرام فادر ایبسنس آف، یعنی کچھ بچے جن کو بچپن میں والد کا پیار نہیں ملتا۔ فادر ایبسنس کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ان کے باپ نہیں ہوتے، وہ یتیم ہوتے ہیں، ایسے اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک باپ ہوتا ہے لیکن اس کا باپ کا پیار نہیں ملتا، یا باپ کسی اور ملک میں ہے، تو اس وجہ سے ان کے اندر پرابلمس آ جاتے ہیں۔ پھر ایلمنٹ فرام گریف پرولانگ، ان کے اندر بہت زیادہ غم ہوتا ہے۔ غم کسی چیز کا بھی ہو سکتا ہے، دوسروں کی جو دوسرے لوگ جس کو ابیوز کر رہے ہوتے ہیں، میل ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہوتے ہیں، اس کا غم ہو سکتا ہے۔ کسی پیارے کے جانے کا غم ہو سکتا ہے کہ کوئی بیٹا چلا گیا، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، والد چلا گیا، والدہ چلے گئی ہے، اس کی ڈیتھ کا غم بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے اندر ایک پرولانگ ہسٹری ہوتی ہے، چاہے وہ گریف کی ہو، چاہے وہ ڈومینیشن کی ہو، چاہے وہ اینٹیسپیشن کی ہو، چاہے ایکسپیکٹیشن کی ہو، چاہے ہارش برنگنگ کی ہو۔ تو اس کے اندر ایک بہت بڑی پرولانگ ہسٹری ہوتی ہے، 1-2 دن کی بات نہیں ہوتی، اس میں 15-20 سال کی بات ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم اس کے اندر ہم نے یہ کہا کہ اس کے بہت اچھی اچھی کوالٹیز ہوتی ہیں۔ اس کے جو بچے ہوتے ہیں وہ ویری ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، بہت ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، اور ان کے جو بچے ہوتے ہیں کیپریشیسنس چائلڈ ہوتے ہیں، من موجی ہوتے ہیں۔ من موجی کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ کہیں گے جی کہ آئیں چلتے ہیں نا، امی ابو کہیں گے کہ آئیں پارک چلتے ہیں، جب سب لوگ تیار ہو جاتے ہیں نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں میرا تو موڈ ہی بدل گیا، میں انہیں پارک نہیں جانا، یا وہ کہتا ہے میں نے فلاں کھلونے کے ساتھ کھیلنا ہے۔ اب جب اس کو ساتھ کھلونا لا کے دیتے ہیں تو اس کے بعد اس کی موڈ چینج ہو جاتا ہے، نہیں مجھے یہ کھلونا اچھا نہیں لگتا، میں نے کوئی اور کھلونا لینا ہے۔ تو یہ بڑے من موجی بچے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لوگ کسی کے ساتھ ظلم دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتے۔ ٹی وی پہ اگر کوئی خبر چلی ہے کہ فلاں جگہ بم بلاسٹ ہو گیا، فلاں کے ساتھ ظلم ہو گیا، فلاں کے ساتھ ناانصافی ہو گئی، تو یہ ان چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ بہت سینٹیمنٹل ہوتے ہیں، جذباتی ہوتے ہیں، ان چیزوں کو دیکھ کے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہائی اسپریٹڈ ہوتے ہیں، یہ چائلڈ جو ہوتے ہیں بہت ہائی اسپریٹڈ ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کے ٹوٹل اس کا ایک کارسینوسن کا ایک فیل تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ لیکن دوسری طرف جب یہ اندر سپریس کرتی رہتی ہے، پہلے چیزوں کو برداشت کرتی رہتی ہے، پھر ایک ٹائم ایسا بھی آتا ہے کہ جب یہ بولتی ہے، پھٹ پڑتی ہے۔ جیسے آپ کینسر کو دیکھیں کہ کینسر کسی ایک جگہ پہ ہوتا ہے، جیسے بریسٹ کے اندر کینسر آ گیا، لیور کے اندر کینسر آ گیا، تو پہلے وہ کینسر ایک جگہ پہ رکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب اس کے اندر بہت زیادہ چیزیں ورس ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، کینسر ایسا آہستہ آہستہ میٹاٹائز ہونا شروع ہو جاتا ہے، دوسری جگہ پہ شفٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کی بھی سیم یہی کنڈیشن ہے کہ پہلے یہ چیزوں کو برداشت کرتی رہتی ہے، لیکن جب حد سے چیزیں بڑھ جاتی ہیں تو پھر یہ کانٹریری ہو جاتی ہے۔ پہلے یہ پلیزنگ ڈیزائر ٹو پلیز ادرس ہے، پھر اس کے بعد یہ کانٹریری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی والدین کے مخالف ہو جاتی ہے۔ پہلے ان کی بات مان رہی تھی، پھر یہ ریبیلیس ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ڈس اوبیڈینس میں چلی جاتی ہے، اور اس کے بعد اور اس میں پہلے رسپانسو تھی، جو اس سے بات کہتے تھے سو سن لیتی تھی، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا تھا کہ یہ وداؤٹ انٹرسٹ، یعنی بات مانتی ہے لیکن اس کے اندر اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہوتا، انٹرسٹ نہیں ہوتا، بے دلی سے پانی لے آؤ نا، اچھا میں لے آتی ہوں، ایسے کر کے پانی لے آئے گا لیکن اس کے اندر ایسی کوئی دلچسپی نہیں ہوگی۔ تو یہ ٹوٹل یہ میڈیسن ہے۔ اس کے علاوہ ان کے جو اس میڈیسن کے بچے ہوتے ہیں ان کے اندر کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے، یہ کسی کو فیس نہیں کر سکتے کیونکہ بچپن میں ان کو کانفیڈنس نہیں ملتا، ان کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا، ان کی ہارش برنگنگ کی جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ کانفیڈنس لوز کر جاتے ہیں۔ تو یہ تھا اس میڈیسن کا ٹوٹل ویو۔ امید ہے آپ سب لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس حوالے سے کوئی بھی کوشچن ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔